हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। एंशिएंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया है, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के विकास और उसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी थी। आज का जो हमारा वीडियो है उसके हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक विस्तार, आर्थिक विस्तार और सामाजिक विस्तार से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही यदि आपने हमारा ये वीडियो, हमने करंट में जून मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर का ये वीडियो बना रखा है, यदि आपने अभी तक इसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से इसको देख सकते हैं। और साथ ही हड़प्पा सभ्यता के जो पार्ट 1 का वीडियो है, यदि आपने उसको भी नहीं देखा है, उसको जरूर देख लें, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आप इसका राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक विस्तार समझ पाएंगे। तो आप उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से उसको जरूर देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण की विशेषताओं को। पहले देख लें कैसे पढ़ना है, क्योंकि जब हमने लेक्चर शुरू किया तो हमने बताया था, तो नगर की जो संरचना है उसमें सड़कें किस प्रकार की थी, नालियां कैसी थी, सार्वजनिक स्थल कैसे थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये नगरीकरण। और साथ ही उसकी स्थापत्य कला के बारे में डिस्कस करेंगे कि शासकों का निवास कैसा था, शासक कुलीन वर्ग में थे कैसे थे, और नगर के अन्य क्या क्या अवयव थे। तो ऐसा करके हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें नगरीकरण की सभ्यता की, तो एक तरह से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता था। क्योंकि यहाँ की जो सड़कें थी वो क्या थी, पक्की सड़कें थी, घर के मकान भी थे, ईंटें पक्की सड़कों के बने हुए थे, पत्थरों के बने हुए थे। और एक तरीके से देखा जाए तो जो समाज था वो क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी कुछ नगरीकरण विशेषताएं थी इसकी। चलिए विस्तार से देखते हैं कि करके। अगर हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा मुख्य स्थल इसका हड़प्पा ही था, हड़प्पा स्थल से नगर निर्माण की एक रूपता देखने को मिलती है। यानी कि बहुत सारे स्थल ऐसे मिले, जैसे लोथल हो गया, ठीक है, कालीबंगा हो गया, यहाँ से नगर निर्माण की बहुत, एक स्त्री, दो स्त्री, सुरकोटदा हो गया, तीन स्त्री, तीन निर्माण की, भवन निर्माण की जो इकाइयां मिलती हैं, यहाँ से सब भवन निर्माण की पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो भवन निर्माण हुआ हड़प्पा सभ्यता में, वहां पे जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, समान विशेषता थी पक्की ईंटों का। इससे क्या हुआ, पक्की ईंटों का कैसे कर पाए होंगे जो लोग होंगे हड़प्पा सभ्यता के, उन्होंने जंगलों को जलाया होगा, तभी अपनी ईंटों को पकाया होगा। और जब इसके हड़प्पा सभ्यता के विकास के ह्रास की बात आती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो पक्की ईंटों को जलाने के, पकाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों, वनों का क्या किया गया होगा, कटान किया गया, जिससे क्या हुआ, सामाजिक परिस्थिति, यानी कि परिस्थिति की संतुलन बिगड़ गया होगा, और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई होगी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो अलग बात है। चलिए इसके नगरीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसी नगरीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। पक्की ईंटों का विकास हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नगर विभाजन की बात करें तो तीन स्त्री, कहीं दो स्त्री नगर विभाजन का भी साथ मिलते हैं, यानी कि तीनों स्तर में थे। एक स्त्री नगर विभाजन भी था, दो स्त्री नगर विभाजन भी था, और त्रिस्त्री नगर विभाजन भी था, जैसा हमने देखा था। तो फ्रेंड्स, ये नगर निर्माण की थी। और देखते हैं क्या क्या था। सड़कें कैसी थी, पक्की और कच्ची थी, अच्छी सड़क व्यवस्था थी। इसके बहुत सारे सच मिले हैं, जैसे अभी आप इमेज पे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे थे। मुख्यतः सड़क तो 10 मीटर लंबी, और क्या थी, लगभग 3 मीटर या 1.5 मीटर के आसपास चौड़ी भी सड़कें थी, लंबाई थी। जल निकास की एक अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था मोहनजोदड़ो में जल निकास की अच्छी खासी विशेषता थी। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, जल निकास के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं जल निकास के। लेकिन कालीबंगा से एक बेहतरीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में सबसे अच्छा जल निकास की व्यवस्था थी कालीबंगा में। जैसे हम इमेज पे देख पा रहे होंगे, ये नालियों का विकास है। ये जैसे रोड पड़ा हुआ, और दोनों साइड इसके क्या थे, नाली, जल निकास की अच्छी खासी विशेषता थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी उसकी कुछ नगरीकरण व्यवस्थाएं जो हमने देखा। अब बात करते हैं उसकी राजनीतिक संरचना की, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता था एक तरीके से देखा जाए मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, तो ऐसा केंद्रीकृत व्यवस्था थी। तो इसका मतलब क्या राजनीतिक संरचना वहां पे जो थी, क्या गणतांत्रिक थी, राजतांत्रिक थी, कैसी संरचना थी अगर उसकी एक तरीके से देखे जाए तो हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि जिस तरह से इसका विकास हुआ नगर निर्माण की, और जो वाणिज्य व्यापार भी बहुत विकसित था हड़प्पा सभ्यता का, तो ऐसा माना जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी। केंद्रीकरण के कारण ही क्या वहां पे गणतांत्रिक व्यवस्था रही होगी, क्योंकि इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथ ही ये लेकिन जो सर्वाधिक मान मत है, और ये एनसीईआरटी का भी मान मत है, कि वहां पे वनकों का शासन होगा, वनकों वर्गों का ज्यादा शासन रहा होगा। क्योंकि वणिक वज्र उस समय, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता थी एक तरीके से व्यापारिक सभ्यता थी, बहुत सारे, क्योंकि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, जैसे लोथल हो गया बलूचिस्तान से, गोदीवाड़ा के बहुत साक्ष्य मिले, तो वहां पे वणिक वर्गों यानी व्यापारिक वर्ग का बहुत ही विकास हुआ होगा। और जो अधिशेष की स्थिति होती थी, अधिशेष क्या होता है कि जैसे कुछ भी
आप कृषि भी ले लो, उस पे जो भी बचा खाने पीने के बाद जो भी अवशेष बचा, स्ट्रा जो होता है उसी को अवशेष कहते हैं, ठीक है। तो अवशेष जो था उस पे वणिक वर्गों का विकास हो गया और धीरे धीरे वही वणिक वर्ग क्या हुआ, एक केंद्रीय सत्ता के रूप में विकसित हो गया। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो उसकी राजनीतिक संरचना थी एक तरह से केंद्रीकृत संरचना थी, वणिक वर्गों का विकास था, ठीक है। इसके संदर्भ में कुछ मत प्रचलित हैं, कौन कौन सी की आखिर इसकी संरचना कैसी थी, जनतांत्रिक थी, राजतांत्रिक थी, कैसी संरचना थी इसकी, इसी के विषय में था। जैसे जनतांत्रिक संरचना के बाद में एक हंटर है, अंग्रेज है, उनका कहना है कि जनतांत्रिक व्यवस्था थी। लेकिन जो मार्टर व्हीलर है ये कहते थे कि पुरोहितों का शासन था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे जनतांत्रिक सरकार नहीं थी, जो पंडित जो पुरोहित ब्राह्मण वर्ग था वही सबसे उच्च होता था, ऐसा मानना मार्टर व्हीलर का। लेकिन जो आरएस और जो आर.एस. शर्मा सबसे एनसीईआरटी इसको मान सकते हैं, इसको सबसे मुख्य इसी को मानी है आर.एस. शर्मा, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी जिन्होंने लिखी है आर.एस. शर्मा ने, उनका मानना था कि वर्गों का शासन था। ये भी यही सबसे ज्यादा समान मत प्रचलित है, क्योंकि जो वणिक वर्ग था यानी कि व्यापारिक वर्ग था वही सबसे ज्यादा हड़प्पा सत्ता में विकसित था। इसीलिए ऐसा जो सर्वाधिक मानमत है कि आर.एस. शर्मा का, जो एनसीईआरटी भी मानती है इसी को, कि वणिकों का शासन ही था। जो हड़प्पा सभ्यता एक तरह से जो वहां की सरकार थी जो जनतांत्रिक नहीं थी, लोक गणतांत्रिक सरकार और वणिकों का शासन था, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये हो गई हमारी उसकी प्रशासनिक संरचना। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले किस बारे में डिस्कस करेंगे, पहले उसकी कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे, पशुपालन के बारे में, और व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्यापार, आंतरिक व्यापार जल मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से होता था, या वायु मार्ग से होता था, कैसा होता था। और शिल्प के बारे में बात करेंगे तो शिल्प वर्ग का जो विकास होता है वो अवशेष की स्थिति के कारण शिल्प वर्ग का विकास होता है, कि धातु के शिल्प बने, मृदभांड बने, ये मुद्राएं बनी, चित्रकला का कैसे विकास हुआ, खिलौने का टेराकोटा, खिलौने के शब्द में एक शब्द प्रयोग में आएगा, उसको कहते हैं, आराम सुनिए आप, टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा शब्द का प्रयोग बहुत ही खिलौने के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं अर्थव्यवस्था का, कि हड़प्पा सभ्यता थी वो व्यापार और कृषि दोनों में उन्नत थी, लेकिन इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, कृषि और व्यापार के साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे। तो कृषि यहाँ का मुख्य उपभोग धंधा थी, लेकिन व्यापार के लिए बहुत उन्नत थी। कृषि में क्योंकि जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही इस हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है। तो वन संपदा भी काफी अच्छी रही होगी, ऐसा मान जा सकता है। और इसी वन संपदा का कारण क्या किया, जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने क्या किया, अपनी ईंटों क्या किया, बड़ी संख्या में पक्की ईंटों का निर्माण किया, क्योंकि जो वन संपदा अच्छी होने के कारण वहां से आराम से उनको लकड़ी मिल जाती थी, और उसी लकड़ी से वो क्या कर सकते, अपनी ईंटों को पका सकते थे। तो जो कृषि की जो अच्छी संपदा थी, तो सिंधु सहायक की नदियों के उसके आसपास के क्षेत्र में काफी अच्छा अनुकूलित वातावरण मिला, जिस कारण उन्होंने अपनी क्या किया, पक्की ईंटों को बनाया और उनको पक्की ईंटों को क्या किया, उपयोग किया नगर निर्माण में, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं कि ये एक इमेज है, किस तरह से पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था सिंधु सभ्यता में। ये एक मिस्त्री बैठा हुआ है, इमेज कुछ पुरानी है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से नजर नहीं आ होगी, फिर भी इतनी तो विजिबल होगी कि आप देख पा रहे होंगे इसको, कि किस तरह से भवन निर्माण किया जाता था पक्की ईंटों का। तो ये भवन निर्माण के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ के फसल निर्माण की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से एक फसल रागी को छोड़ करके सारी की सारी फसलों के साथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रागी एकमात्र ऐसी रागी एक मोटा अनाज होता था जो कि दक्षिण भारत में पाया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक तरह से उत्तर भारत की एक सभ्यता थी, उत्तर भारतीय समाज की, उत्तरी महाद्वीप की। वहां पर रबी की फसल और खरीफ की फसल बहुतायत मात्रा में पाई गई, ठीक है। लगभग कम से कम 9 फसलों का उत्पादन होता था। और एक बात और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, कि कपास की खेती के जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए ना, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। और इसीलिए भारत को कपास का जन्मदाता भी माना जाता है, कि कपास का जन्मदाता कौन है, भारत से ही कपास का उत्पादन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए। और कृषि कार्यों के लिए लकड़ी के नुकीले फालों का प्रयोग किया जाता था। जिस तरह से आप देखते होंगे हल्के फाल होते हैं, वो क्या होते थे, लोहे के समय, लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना है कि लकड़ी के नुकीले फाल प्राप्त हुए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता तो थी, वहां पे क्या हुआ कि जो फाल थे, तो क्योंकि उस समय हड़प्पा सभ्यता में लोहे का कहीं अस्तित्व नहीं था, तो लोहे के तो बात ही नहीं बनती। तो वहां पे जो फाल थे वो कैसे थे, लकड़ी के फाल थे। और प्रत्यक्ष हल के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जो बनावली है वहां से एक स्थल प्राप्त हुआ, वहां से, यानी कि हल तो प्राप्त नहीं हुए, लेकिन वहां पे क्या हुआ, बनावली से हल्के आकार के खिलौने प्राप्त हुए, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप इमेज पे देखेंगे, कि अभी मैं अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा कि अब ये इस पे लिखा भी हुआ है कि बनावली है, यहाँ से खिलौने के आकार के हल प्राप्त हुए, लेकिन कहीं पे हल प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो फाल होता था, लकड़ी के फाल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि लोहे के प्रयोग से क्या थे, परिचित ही नहीं थे, लोहे को जानते नहीं थे। और साथ ही कालीबंगा है, वहां से क्या हुआ कि जोते हुए खेतों के साथ प्राप्त हुए,
यानी कि जोते जोताए खेतों के साथ प्राप्त हुए, जो कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के माना जा सकते हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो ये हड़प्पा सभ्यता के पहले के माने जा सकते हैं कालीबंगा से। तो जोते हुए खेतों के साथ इंपॉर्टेंट है कि जोते हुए खेतों के साथ कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। और जो बनावली है यहाँ से क्या हुआ, हल्के आकृति के खिलौने प्राप्त हुए। दोनों इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 2017 की जो प्रीलिम्स परीक्षा थी वहां पे पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम की प्री में कि हल्की आकृति खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए, तो बनावली से प्राप्त हुए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें गेहूं और जौ के भी साथ प्राप्त हुए हैं। उसकी कुछ किस्मों के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। टिटिकम कैम्पेक्टम और टिटिकम स्पिरेटम दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद है कि गेहूं क्योंकि खरीफ और रबी दोनों की फसलों के लिए परिपक्व थे, बयान मान सकते हैं, जो कि किस्म थी। ठीक है फ्रेंड्स, और राजस्व के रूप में यहाँ पे किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। बड़े बड़े धान कुठारों के संकेत मिलते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो अधिशेष होता था वहां पे किसानों से क्या हुआ, राजस्व वसूला जाता था। राजस्व का मतलब एक तरीके से कर वसूला जाता था, और उसी कर के आधार पर जो वर्ग वर्ग था वो उस पर शासन किया करता था। धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था क्या हुई, अर्थव्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था बदलती चली गई। और आगे कालांतर में जब 600 BC में आएंगे तो वहां पे एक देखते हैं एक विस्तृत समाज और राजनीतिक संरचना का विकास होता है। वो शायद इसी एक्सरसाइज के कारण विकसित हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये बनावली से प्राप्त हुआ ये हल है, हल्की आकार का खिलौना है। ठीक है, मिट्टी का खिलौना है ये, हल्की आकार का, जिससे अनुमान लगाया जा सकता था कि जो हड़प्पावासी थे वो क्या करते थे, हल्का प्रयोग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और लकड़ी के फाल है क्योंकि लकड़ी का खिलौना था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं पशुपालन की। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, यहाँ पे पशुपालन के बहुत अच्छे साक्ष्य मिले हैं। जो यहाँ का एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहले मनुष्य ने किसी पशु को पालतू बनाया था वो कौन सा था, कुत्ता ही प्रारंभिक पशु था। और लेकिन हड़प्पा सभ्यता से कहीं भी अश्व के संकेत यानी मतलब घोड़े के कहीं भी संकेत प्राप्त नहीं हुए। जो हड़प्पावासी थे बहुत सारे पशुओं का पालन करते थे। ठीक है, उनमें जैसे गाय और घोड़ा और शेर, 3 पशु की प्राप्ति कहीं से नहीं हुई हड़प्पा स्थल से। लेकिन जो घोड़ा है उसके कपाल के आकार के सोटकोटदा स्थल है, वहां से घोड़े के कपाल के आकार के खंडर तो प्राप्त हुए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो खंडर प्राप्त हुए ये संदिग्ध है, यानी कि ये ऐसा ये पूर्णतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हड़प्पा का ये हड़प्पा के पहले का भी हो सकता है और बाद का भी हो सकता है। इसलिए जो सोटकोट का प्राप्त घोड़े का कंकाल उसको संदिग्ध है। ठीक है, और लेकिन यहाँ से बहुत सारे पशुओं को प्राप्त हुए, जैसे हाथी हो गया, गैंडा हो गया। ठीक है, एक कुबड़ वाला शेर यानी जिसको एक सिंगेरी बैल भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और शेर, एक सिंगेरी शेर, बहुत सारे पशु प्राप्त हुए। लेकिन जो गाय और शेर और घोड़ा, 3 पशु नाम बता रहा हूँ। पहला हो गया गाय, दूसरा हो गया शेर और तीसरा हो गया घोड़ा। इनकी चर्चा कहीं भी आपको हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पशुपालन से रिलेटेड था। अगली बात करते हैं शिल्पी और ज्ञानी तकनीकी की कि आखिर कैसे शिल्प कला का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो कृषि से जो भी अवशेष की प्राप्ति हुई, अवशेष के कारण क्या हुआ, शिल्पी वर्ग का उदय हुआ। शिल्पी वर्ग क्या होता था, एक्चुअली में होता क्या है, आप इस तरह पे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप सबको किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ वो कृषि से रिलेटेड है। जैसे ये मान सकते हैं ये कृषि से कुछ भी अवशेष प्राप्त हुई, जब अवशेष का क्या हुआ, वणिक वर्गों के पास गया। जब ये वणिक वर्गों के पास संग्रह हुआ तो वणिक वर्गों से क्या हुआ, शिल्पी कला का विकसित हुआ। अर्थात ऐसे लोगों को लिए विकसित हुआ जो कि कृषि तो नहीं करते थे, लेकिन उन क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कोई भी कटाई बुनाई छनाई जो भी काम करते थे, धातुओं का सेलगड़ी जो भी निर्मित करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो भी, तो उनको भी तो खाने की जरूरत होगी। तो उनको खाना कहाँ से उपलब्ध हुआ, इसी अवशेष से उनको खाना उपलब्ध हुआ। इसलिए जो अवशेष की स्थिति कालांतर में शिल्प कला को विकसित करने में सहयोग दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे शिल्प कला का विकास हुआ। बात करते हैं तकनीक की। तो मिट्टी धातु की जो मिट्टी के यहाँ पे जो सेल खड़ी का निर्माण किया जाता था, क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे वो किससे मिट्टी के जो निर्माण करता थे, शिल्प का निर्माण किससे होता था, तो किससे निर्माण होता था उसका, वो सेल खड़ी से निर्माण किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर सड़क निर्माण की पद्धति की बात करें तो किस पद्धति पे निर्माण थी, थोड़ी वहां पे ध्यान बताने में कंफ्यूजन हो गया कि 90 डिग्री पे सड़कें क्या हुई थी, मुड़ी हुई थी। और जो सड़क थी वो ग्रिड पद्धति पे विकसित थी। कौन सी पद्धति पे, ग्रिड पद्धति पे विकसित थी। ग्रिड पद्धति क्या होती है, ऐसी पद्धति होती है कि जिस पद्धति में क्या करते हैं कि सड़कों को 90 डिग्री के अंतराल में बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहीं पे ग्रिड पद्धति हुई। और जो तकनीकी विकास हुआ कि कपड़ों की छाप के बर्तनों में कपड़ों की छाप के मिलने लगे, यानी कला का विकसित विकास हुआ। धातु शिल्प का हुआ, काफी उन्नत हो गया, धातु शिल्प का निर्माण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा, उन्नत किस्म के धातु शिल्प का निर्माण हुआ। तो यही कुछ शिल्प विकास हुआ। आगे बात करते हैं। ये देखिए एक मूर्ति है, शिल्प कला का विकास का एक विस्तृत उदाहरण है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
कांसे की शिल्प कला का भी विकास हुआ, क्योंकि बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई। जैसे बात करें लोथल से, क्योंकि वहां से लोथल के जो स्थल थे वहां से मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की काफी मोहरों की प्राप्ति हुई, खिलौनों की प्राप्ति हुई, कांसे की आभूषण भी प्राप्त हुए। इससे महिलाओं की अर्थव्यवस्था की काफी अच्छी कि चांदी और सोने के आभूषण प्राप्त हुए। इसका मतलब जो वहां पे जो हड़प्पावासी थे वो सोने से परिचित थे और साथ ही मडभांडों का निर्माण भी करते थे, खिलौनों का निर्माण भी करते थे। ऐसा माना जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी, जो कालांतर में एक विस्तृत समाज का रूप ले बैठी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं वाणिज्य और व्यापार की। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी पूर्णतः व्यापारिक सभ्यता थी। यहाँ पे आंतरिक और बाहर दो व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार क्या होता था? आंतरिक व्यापार से मतलब है कि देश के अंदर ही, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी प्रमुख स्थल थे वहां पे आंतरिक व्यापार होता था। ये व्यापार ऐसा भी हो सकता था कि जलमार्ग से होता हो, स्थल मार्ग से होता था, कोई भी हो, उसकी सटीक जानकारी तो मिल नहीं सकती, लेकिन दोनों तरीके से व्यापार होता था, जलमार्ग से भी, स्थल मार्ग से। क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहां से मेसोपोटामिया की जो भी मोहरें मिली वो हड़प्पा कालीन मोहरें क्या थी? बेलनाकार मोहरें थी, जो कि लोथल से प्राप्त हुई, क्योंकि लोथल पे गोदीवाड़ा का साक्ष्य यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य मिला। इससे स्पष्ट होता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका काफी अच्छा व्यापार था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। और जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है अक्काड़ के शासक का, उनका कहना है कि जो दिलगम और बहरीन जैसे दिलगम और बहरीन और जो मेलूना सिंधु सभ्यता के जहाज थे, उनकी ही बंदरगाह पे आके क्या करते थे? लंगड़ डालते थे। लंगड़ मतलब रुकते थे। तो ये ऐसा अभिलेख एक प्राप्त हुआ मेसोपोटामिया से, उसका यही दर्शाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो भी जहाज आते थे सिंधु सभ्यता के, वो क्या करते थे? मेलुआ जिसको नाम दिया गया है मेसोपोटामिया की सब लैंग्वेज में, वो कहाँ पे? मेसोपोटामिया के अक्काड़ बंदरगाह पे आके क्या करते थे? लंगर डालते थे। तो और लेकिन जो मिस्र सभ्यता थी वो क्या करती थी? हड़प्पा सभ्यता से क्या थी? बहुत दूर थी। क्योंकि क्वेश्चन जब आप इसको याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोगों का व्यापार था वो मुख्यतः मेसोपोटामिया के लोगों से होता था, लेकिन चीन की सभ्यता भी उससे काफी मिली जुली हुई थी। लेकिन जो मिस्र की सभ्यता थी, क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिस्र की सभ्यता के साथ लोगों का व्यापार बहुत ही कम था, संपर्क लगभग है ही नहीं था। तो ऐसा मान सकते हैं कि चीन की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता तो मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन जो मिस्र की सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जैसे आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, ये गोदीवाड़ा साक्ष्य है, यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य जो लोथल से प्राप्त हुआ। और इसके आसपास बहुत सारी मोहरों को प्राप्त हुआ जो कि मेसोपोटामिया के लोगों की थी। इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यापार वाणिज्य था काफी बड़ा हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का, क्योंकि लोथल और बलूचिस्तान के एरिया से काफी गोदीवाड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कुछ मोहरें हैं जो कि प्राप्त हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी आप देख सकते हैं कि ये जो मोहर है ये मेसोपोटामिया की मोहर है। ठीक है, ये मेसोपोटामिया के लोगों की मोहर अगर भारत में मिल रही है, इसका क्या प्रमाण है? इसका मतलब है कि जो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ भारत के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका अच्छा खासा व्यापार होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? परिवार की बात करें तो परिवार एक तरह से क्या था? एक मातृ समात्रात्मक प्रभाव था। माता की बहुत भूमिका थी, क्योंकि जो मोदाय स्थल है वहां से क्या हुआ कि एक जो हड्डियों की आकार की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि क्या थी? एक मातृसत्तात्मक समाज की ओर संकेत करती है। तो जो एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो मातृसत्तात्मक थी। जाति व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी, सामाजिक स्थिरीकरण हो गया था। स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, क्योंकि जो भूषण प्राप्त हुए और रहन सहन उनका काफी अच्छा था। खान पान, लोग शिकार करते थे, मांसाहारी था और शाकाहारी दोनों प्रकार वृत्ति के लोग थे। ठीक है फ्रेंड्स, और धार्मिक स्थिति की बात करें तो लोगों का क्या था? धार्मिक उतना विश्वास पारलौकिक जीवन पे नहीं था, लेकिन कला के प्रति रुझान था। अर्थात लोग शिल्प निर्माण में जिस तरह से भागीदारी कर रहे थे, अलग अलग तरीके की मूर्तियां बना रहे थे, तो वो इस तरह से उनकी सामाजिक व्यवस्था काफी अच्छी थी, धार्मिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप इमेज पे देख सकते हैं ये भूषण है जिनका निर्माण किया जाता है। स्त्री अपने पहनने के लिए क्या करती होंगी, तो इस तरह से देख सकते हैं कि स्त्री की स्थिति काफी अच्छी थी। तो ये सामाजिक स्थिति हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो विशाल अन्नागार का प्राप्त साक्ष्य मिल रहे हैं, इस तरह से उसके देख सकते हैं कि जो अन्न भंडार किया करते होंगे। यहाँ पे जो स्थल है ये अन्नागार बने हुए हैं विशाल विशाल। सबसे ऊंची अगर बात करें मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई अन्नागार, वहाँ पे जो सबसे ऊंची अगर कोई चीज थी तो वो अन्नागार ही थे। ठीक है, और ये अन्नागार मतलब स्नानागार के साथ प्राप्त हुए। यहाँ पे स्नान करती होंगी महिलाएं, तो देख सकते हैं कि अगर महिलाओं के लिए स्नानागार की एक अच्छी व्यवस्था है, इसका मतलब महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, उनको घर पे रहना पड़ता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके ह्रास की, कि आखिर सिंधु सभ्यता का ह्रास कैसे हो गया, कैसे इसके पतन हुए। इसके पतन के संबंध में 3 विवाद हैं। पहला है अनायास पतन का सिद्धांत,
अनायास पतन का सिद्धांत को क्रमिक पतन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? क्रमिक पतन का सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरा है आर्याक्रमण का सिद्धांत, और तीसरा परिस्थिति सिद्धांत। ठीक है, पर की जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके आधार पर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, सॉरी ह्रास हुआ। जो इसमें बहुत सारे पतन के सिद्धांत हैं और बहुत सारे विद्वानों को नाम आता है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला आर्याक्रमण का सिद्धांत कहते हैं, दूसरा है जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत ये बाढ़ भी आ सकता है, परिस्थिति संतुलन भी आ सकता है, नदी मार्ग का परिवर्तन भी आ सकता है, बहुत सारी महामारियां भी आ सकती हैं। अनायास पतन का सिद्धांत भी यही कहता है कि अनायास पतन का सिद्धांत कहता है क्रमिक सिद्धांत। इसमें कहता है कि जो मार्टियल व्हीलर है और गॉर्डन चाइल्ड है, उनका कहना है कि जो आर्याक्रमण का सिद्धांत उस तरह से हुआ, हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हुआ, जिस तरह से अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने एक भारतीयों को एक नवीन कला और नवीन समाज की ओर मोड़ा। और इसी तरह और मानते हैं कि चूंकि जो विदेशी व्यक्ति थे, जो विदेशी विद्वान थे, वो तो अपने ही यहाँ की बात करेंगे। उनका मानना है कि इसी तरह ये पहली बार नहीं था कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को अपने समाज की ओर मोड़ा, बल्कि इससे पहले भी जब आर्य लोग आए भारत को, तो उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता की पुरानी, क्योंकि आर्य सभ्यता एक तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, उन्होंने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्योंकि उनको बहुत बड़ी मात्रा में उनको क्या हुआ, आक्रमण किया और जिससे वहां के सभ्यता को तहस-नहस कर डाला। इस तरह से उनका विकास हुआ। लेकिन ये विचलित मत नहीं है, क्योंकि जो इतनी बड़ी सभ्यता को नष्ट करना, एकदम से नष्ट कर देना कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है कि एक तरह से कोई सभ्यता का पतन हो जाए, ऐसा तो इसलिए इस मत को मानते नहीं है। और दूसरा मत है जो क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, कि कैसे क्रमिक परिवर्तन हो गया। लोगों का मानना है कि जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंटों को पका रहे थे, उस तरह से क्या हुआ कि जंगलों को काट रहे थे, अनायास ही इनका पतन हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे जंगलों काट के कारण परिस्थिति संतुलन बिगड़ गया होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ, बाढ़ आने की, सिंधु सभ्यता के किनारे बसे हुए नगर थे, इसलिए उनका क्या हुआ, बाढ़ भी आ सकती थी और भूकंप के कारण बहुत सारे स्थल नष्ट हो सकते थे। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि पक्की ईंटों को बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई की गई होगी, जिससे क्या हुआ कि संतुलन बिगड़ गया, और जिसके कारण जंगलों में क्या हुआ, भीषण आग भी लग सकती थी, ऐसा भी माना जा सकता है। तो ये बहुत सारे विद्वान हैं, और लेकिन जो सबसे चर्चित मत रहता है वो है परिस्थिति संतुलन का सिद्धांत ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि इसी के कारण क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता का क्या हुआ ह्रास हुआ होगा। और क्योंकि जलवायु परिवर्तन ही एक ऐसा मुख्य कारण हो सकता है जिसके कारण सभ्यता का क्रमिक विकास तुरंत ही विकास होगा, क्योंकि जिस तरह से एकदम से सभ्यता परिवर्तित हुई, उस तरह से ऐसे उसका ह्रास होना एक कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है। ये जलवायु परिवर्तन या परिस्थिति संतुलन बिगड़ने का हो सकता है, क्योंकि जो बाढ़ के सिद्धांत भी दिया गया कि अगर सिंधु नदी में एकाएक बाढ़ आ गई होगी, जिसके कारण जल की अधिकता के कारण क्या हुआ, यहाँ के भीषण महामारी फैल गई होगी, ऐसा भी मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हास की व्याख्या थी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट हमने आपको बताया ये तीन ही थे, जिनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अनायास पतन का सिद्धांत, आर्याक्रमण का सिद्धांत, परिस्थिति संतुलन का सिद्धांत। तो ये हमारा कुछ मिला के सिंधु सभ्यता का चैप्टर था, जो कि आज समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर सेट होंगे, हम इसके वीडियो को लेक्चर नंबर जो 3rd आएगा, वहाँ पे हम लगभग 70 या 80 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ वो किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन क्या है, वापस से सुन सकते हैं आप, कि जो गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। तो आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।